गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। लास्ट वीडियो एक्सप्लेनेशन में हमारा टॉपिक चल रहा था पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी पी ब्लॉक तत्व में हैलोजन फैमिली यानी हैलोजन परिवार। हैलोजन फैमिली में मैंने आपको कुछ जनरल प्रॉपर्टीज़ बता दी थी, जैसे कि अक्रेंस यानी कि इनकी उपस्थिति के बारे में, इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में, साथ में पोजीशन और इन पीरियोडिक टेबल यानी कि आवर्त सारणी में इनकी स्थिति क्या होती है, इस पर हमने चर्चा करी थी। लास्ट टॉपिक था हमारा परमाणु व आयनिक त्रिज्याएं यानी कि एटॉमिक एंड आयनिक रेडियाई, जिसमें मैंने आपको एक एग्जाम्पल बताया था I माइनस ग्रेटर देन I प्लस। मतलब अगर हम एटम से कंपेयर करें, एक न्यूट्रल एटम, एक उदासीन परमाणु से अगर तुलना करें, तो जो हमारा ऋणात्मक आयन होता है, जो एनायन होता है हमारा, उसका साइज़ बड़ा होगा और जो कैटायन होगा, जो धन आयन होगा, उसका साइज़ छोटा होगा। कारण मैंने बताया था कि फॉर सपोज यहाँ पर आयोडीन का है, मैं फ्लोरीन का केस ले लूँ, यहाँ पर ये Cl है, एटॉमिक नंबर छोटा होता है तो ईजी रहेगा बताने में। ये Cl प्लस है और यहाँ पर Cl माइनस है। तो क्लोरीन में एटॉमिक नंबर होता है 17 क्लोरीन का मतलब होगा कि इसमें 17 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होंगे और 17 क्या होंगे, प्रोटॉन होंगे। और जब हम क्या बनाएंगे, 17 Cl माइनस लिखते हैं, तो 17 Cl माइनस के केस में क्या होगा, इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे, 18 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। प्रोटॉन कितने हो जाएंगे, 17 ही रहेंगे, क्योंकि एटॉमिक नंबर तो चेंज होता नहीं है। तो उस कंडीशन में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। Cl माइनस के केस में एक इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, बढ़ गया। और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन बढ़ेगा तो ये एक इलेक्ट्रॉन क्या कर देगा, जो बाकी के 7 इलेक्ट्रॉन हैं उनके साथ रिपल्शन शो करेगा, प्रतिकर्षण दिखाएगा, जिसके कारण साइज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। इसी का ठीक उल्टा कर दो, एक इलेक्ट्रॉन क्या कर दो, निकाल दो इसमें से, तो 17 Cl प्लस बन जाएगा। जैसे 17 Cl प्लस बना तो अब क्या है, इलेक्ट्रॉन कितने बचेंगे, 16 इलेक्ट्रॉन। प्रोटॉन कितने बचेंगे, 17 प्रोटॉन। पहले क्या था, जब 17 इलेक्ट्रॉन और 17 प्रोटॉन थे तो एक इलेक्ट्रॉन पर सिर्फ एक प्रोटॉन का अट्रैक्शन फोर्स लग रहा था। लेकिन अब क्या है, अब एक प्रोटॉन ज़्यादा हो गया। जैसे ही एक प्रोटॉन ज़्यादा होगा तो क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। जैसे ही अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा तो जो आउटर मोस्ट शेल है वो क्या आ जाएगी, थोड़ी सी और पास आ जाएगी और उसका साइज़ और क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पर आयनिक रेडियाइज जब हमने डिस्कस करी थी तो हमने पढ़ा था कि जो एनायनिक रेडियाई होती है वो नॉर्मल या न्यूट्रल एटम से बड़ी होती है और जो कैटायनिक रेडियाई होती है वो छोटी होती है। तो ये ध्यान रखेंगे इनके साइज़ के बारे में, ये पॉइंट। अब इसके बाद आज हमें जो प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है उनमें सबसे पहली प्रॉपर्टी है डेंसिटी एंड वॉल्यूम से रिलेटेड, यानी कि जिसको हम कहते हैं घनत्व। घनत्व का मतलब क्या है, घनत्व का मतलब होता है किसी भी एटम में जो पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन हैं, तो उनका कंसिस्टेंसी कितना है, किस तरह से वो उसके अंदर प्रेजेंट है। तो मैं आपको बताता हूँ, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, इनमें इनकी जो डेंसिटी होती है, जो एटम की जो वॉल्यूम होती है, वो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर बढ़ती है। यानी कि जैसे से आप फ्लोरीन की जो डेंसिटी है वो कम होगी, क्लोरीन की ज़्यादा होगी, फिर क्लोरीन से ज़्यादा किसकी होगी, ब्रोमीन की होगी, और ब्रोमीन से ज़्यादा आयोडीन की होगी। ये कंडीशन होती है। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी डेंसिटी क्या होती है, बढ़ती जाती है। इसके बाद इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी आयनाइजेशन एनर्जी, आयनाइजेशन एनर्जी, इसको हम आयनन ऊर्जा भी कहते हैं। ये होती क्या है, सबसे पहले तो ये समझिए। आयनन ऊर्जा का मतलब होता है कि किसी भी आइसोलेटेड गैसियस एटम में से आउटर मोस्ट शेल में आपको एक इलेक्ट्रॉन क्या करना है, निकालना है, बाहर निकालना है। ये क्या है, ये नॉन मेटल्स हैं। इनके आउटर मोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये हमेशा जूझते रहते हैं कि इनको एक इलेक्ट्रॉन मिल जाए और इनका अष्टक क्या हो जाए, पूर्ण हो जाए। अगर हम एक पर्टिकुलर पीरियड की बात करें तो जैसे जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है, घटती जाती है, बढ़ती जाती है। उल्टा बोल दिया मैंने। इधर जैसे जैसे हम इधर मूव कर रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ रही है। आयनाइजेशन एनर्जी बढ़ क्यों रही है, क्योंकि जो एटॉमिक साइज़ है, अभी हम यही तो पढ़ के आ रहे थे, जैसे जैसे पीरियड में लेफ़्ट टू राइट जाते हैं एटॉमिक साइज़ घटता आता है। पहले साइज़ ये होगा, फिर साइज़ थोड़ा और कम होगा, फिर और कम होगा। इस तरह से जब साइज़ घटेगा तो जो न्यूक्लियस है उसका आउटर मोस्ट शेल के इलेक्ट्रॉन पर जो अट्रैक्शन फोर्स है, जो आकर्षण बल है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन पर, वो बढ़ जाएगा। तो आपको क्या करना है, आपको एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है। तो जब न्यूक्लियस का अट्रैक्शन फोर्स ज़्यादा होगा तो आपको उस एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए ज़्यादा एनर्जी क्या करनी पड़ेगी, प्रोवाइड करानी पड़ेगी। इसीलिए अपने पर्टिकुलर पीरियड में, यानी कि अपने संगत आवर्त में,
जो हमारे हैलोजन परमाणु होते हैं इनका आयनन ऊर्जा का मान, इनकी आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू जो होती है वो मैक्सिमम होती है। इनसे ज़्यादा जो आयनाइजेशन एनर्जी होगी वो किसकी होगी? सिर्फ नोबल गैसेस की होगी, क्योंकि उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है और उनके आउटर मोस्ट शेल से हम इलेक्ट्रॉन निकाल ही नहीं सकते हैं। वो तो इतनी ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी शो करते हैं कि उनसे तो इलेक्ट्रॉन निकालना ही मुश्किल है, क्योंकि अष्टक पूर्ण है तो वो किसी को इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। और इनके साथ भी क्या केस है भाई, हैलोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन है, इनकी टेंडेंसी है इलेक्ट्रॉन ले करके ऑक्टेट कंप्लीट करने की, और आप क्या कर रहे हो, आप इनसे इलेक्ट्रॉन निकालने की बात कर रहे हो। तो क्या ये आसानी से देंगे? ये आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे। तो इनकी जो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू होती है वो ज़्यादा होती है। बट हाँ, जैसे जैसे आप ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाओगे, माने फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, तो ये जो वैल्यू है क्या होती आती है? कम होती आती है। क्यों? जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं वैसे वैसे साइज़ क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। साइज़ बढ़ेगा तो आउटर मोस्ट शेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो दूर जाएगा, और जैसे जैसे वो इलेक्ट्रॉन दूर जाएगा न्यूक्लियस का उस पर जो अट्रैक्शन फोर्स है वो कम होता जाएगा, और इसी कारण से जो आयनन ऊर्जा है वो नीचे जाने पर क्या होती है? घटती है। तो फ्लोरीन की ज़्यादा होगी, फ्लोरीन से ज़्यादा क्लोरीन, क्लोरीन की कम होगी, फिर क्लोरीन से कम ब्रोमीन, और सबसे कम होगी आयोडीन। तो ये पॉइंट ध्यान रखेंगे आयनाइजेशन एनर्जी से रिलेटेड। जो आयनाइजेशन एनर्जी है, आयनन ऊर्जा है, उसका मतलब है किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल से एक इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए हमें उस एटम को जितनी एनर्जी देनी पड़ती है, उस परमाणु को जितनी ऊर्जा प्रदान करनी पड़ती है, उसे हम आयनन ऊर्जा यानी आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। तो अगर हमारे एटम का साइज़ छोटा होगा अपने पीरियड में, अपने आवर्त में, तो उसमें उसके आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन निकालना उतना ही मुश्किल होगा, क्योंकि जो न्यूक्लियस का जो अट्रैक्शन फोर्स है, नाभिक का जो आकर्षण बल है उस इलेक्ट्रॉन पर, वो बढ़ जाता है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकल पाता है, और उसको निकालने के लिए हमें अधिक ऊर्जा की आवश्यकता पड़ती है, यानी कि हमें ज़्यादा एनर्जी प्रोवाइड करानी पड़ती है। बट ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर क्योंकि साइज़ बढ़ता है, इस वजह से हम उसमें से इलेक्ट्रॉन पहले की तुलना में आसानी से निकाल सकते हैं, और इसी वजह से टॉप टू बॉटम जाने पर आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू घटती है और लेफ़्ट टू राइट जाने पर बढ़ती है। क्लियर है? इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट पॉइंट है वो है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक इसका उल्टा क्या है? किसी भी एटम के आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन हमें जोड़ना है, एक इलेक्ट्रॉन ऐड करना है, तो उसके लिए, उसके बदले हमें क्या करता है? वो एटम एनर्जी देता है। ध्यान समझिएगा, यहाँ पर हमें क्या करना था? एक इलेक्ट्रॉन निकालना था। एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए हम परमाणु को ऊर्जा देते हैं, एटम को एनर्जी देते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन बंधुता में क्या होता है कि हम आउटर मोस्ट शेल में एक इलेक्ट्रॉन जोड़ते हैं, और जब हम एक इलेक्ट्रॉन जोड़ेंगे तो उसके बदले में वो जो एटम है वो हमें कुछ एनर्जी देगा। उस एनर्जी को ही इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी कि इलेक्ट्रॉन बंधुता कहा जाता है। तो इनकी जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू होती है वो भी बहुत हाई होती है। क्यों होती है? मतलब ये इनमें एक इलेक्ट्रॉन जोड़ने पर हमें अधिक ऊर्जा मिलती है। कारण क्या है? क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन हैं और इनको ज़रूरत है एक इलेक्ट्रॉन की। जैसे ही इन्हें एक इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा, इनका अष्टक क्या हो जाएगा? पूर्ण हो जाएगा। जब ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा तो ये स्टेबल हो जाएंगे, स्थायी हो जाएंगे। तो लाइफ में हर कोई चाहता है स्टेबल होना, ये भी चाहते हैं। तो एक इलेक्ट्रॉन मिल करके अगर इनकी स्टेबिलिटी पूरी होती है तो उस एक इलेक्ट्रॉन को पाने के लिए ये ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी क्या कराते हैं? प्रोवाइड कराते हैं। तो ध्यान रखिएगा कि इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का जो मान होता है वो अधिक होता है, इनकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो है वो हाई होती है। जस्ट बिकॉज इफ़ दे विल गेन वन इलेक्ट्रॉन दे विल कंप्लीट देयर ऑक्टेट एंड बिकम स्टेबल। क्योंकि अगर ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेंगे तो इनका अष्टक पूर्ण हो जाएगा और उस अवस्था में ये स्थायी हो जाएंगे, इसीलिए इनकी इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान उच्च होता है। फिर बात आती है ग्रुप से टॉप टू बॉटम जाने पर, नीचे जाने पर वही बात है कि वहाँ पर साइज़ बढ़ रहा है, तो साइज़ बढ़ने की वजह से जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो डिक्रीज़ होती है। तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, फ्लोरीन की मैक्सिमम होनी चाहिए और क्लोरीन की जो होनी चाहिए वो फ्लोरीन से कम होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन बंधुता है वो क्लोरीन से कम होती है। हाँ, क्लोरीन की जो है ब्रोमीन से क्या होगी भाई? नीचे जाने पर क्या है? घटनी है ना। फिर से सुनिएगा, नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डिक्रीज़ होती है, तो उस कंडीशन में फ्लोरीन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, क्लोरीन की कम होनी चाहिए थी। बट यहाँ पर फ्लोरीन की ज़्यादा होती है, क्लोरीन की कम होती है। फिर क्लोरीन से कम जो है
ब्रोमीन की, ब्रोमीन से कम आयोडीन, सबसे कम आयोडीन। तो यहाँ पर एक्सेप्शन क्यों है? इसका रीज़न है स्मॉल साइज ऑफ फ्लोरीन। जो हमारा फ्लोरीन का जो एटम है उसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। छोटा साइज़ होने के कारण ये यहाँ पर फ्लोरीन है, प्रोटॉन 9 पाए जाते हैं। पहला एटॉमिक शेल, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, और दूसरे एटॉमिक शेल में यानी परमाणु कोश में यहाँ पर पहले से ही 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। और क्लोरीन में क्या है? क्लोरीन में ये न्यूक्लियस है, ये 1, ये 2 और ये 3 कोश पाए जाते हैं। तो यहाँ पर तीसरा कोश जो है बड़ा है, उसमें 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। क्लियर है? तो फ्लोरीन के केस में क्योंकि साइज़ छोटा है, इस कारण इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रॉन घनत्व ज़्यादा होता है। तो एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें जुड़ने आएगा और एक इलेक्ट्रॉन जब इसमें जुड़ने आएगा, तो किस में आसानी से जुड़ पाएगा? इसमें आसानी से जुड़ेगा। यहाँ पर जो पहले से ही प्रेजेंट 7 इलेक्ट्रॉन है वो इसको प्रतिकर्षित करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। इस वजह से फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की जो वैल्यू है वो क्लोरीन से थोड़ी सी कम हो जाती है। कितनी होती है कम? मैं बताता हूँ। यहाँ पर फ्लोरीन की होती है 3.6, क्लोरीन की होती है 3.8, तो 0.2 का केवल डिफरेंस होता है। होना क्या चाहिए था? नीचे जाने पर घटती है, डिक्रीज़ होती है, क्योंकि साइज़ बढ़ रहा है। तो क्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो कम होनी चाहिए थी, बट फ्लोरीन के छोटे साइज़ के कारण फ्लोरीन की जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी है वो क्लोरीन से कम होती है। ये एक्सेप्शन भी है, और अगर आप इसको अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा होगी क्लोरीन की, फिर फ्लोरीन की, फिर उससे कम होगी ब्रोमीन, फिर आयोडीन। तो ये था हमारा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी यानी इलेक्ट्रॉन बंद होता। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बाद हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी यानी कि विद्युत ऋणात्मकता। तो पी ब्लॉक एलिमेंट में जो हैलोजन फैमिली होती हैं ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक होती हैं, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होती हैं। रीज़न फिर वही जो मैंने अभी लास्ट में बताया था कि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो जब इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो इनको ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की ज़रूरत होती है, और इस वजह से जहाँ कहीं भी आसपास ये इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो वहाँ से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश करते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं। और विद्युत ऋणात्मकता ये किसी भी परमाणु का वह गुण होती है जिसमें परमाणु साझा किए हुए इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ आकर्षित करता है, यानी कि एटम शेयर्ड पेयर इलेक्ट्रॉन में से इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो जो हमारे हैलोजन फैमिली के एलिमेंट्स होते हैं फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये काफ़ी ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं, मतलब अपने पीरियड में ये सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। अपने संगत आवर्त में ये सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व होते हैं। विद्युत ऋणात्मकता क्योंकि लेफ़्ट टू राइट जाने पर, बाएं से दाएं तरफ जाने पर घटती है, और जो हमारी नोबल गैसेज हैं जो एकदम राइट में, यहाँ पर लास्ट में एकदम क्या है? नोबल गैसेज हैं 0 ग्रुप में या 18th ग्रुप में, उनका ऑक्टेट कंप्लीट होता है, उनके पास पहले से ही 8 इलेक्ट्रॉन है, तो उन्हें इलेक्ट्रॉनों की ज़रूरत होती नहीं है। इस वजह से ये जो 17th ग्रुप के एलिमेंट्स हैं हमारे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये क्या होते हैं? अपने अपने पीरियड्स में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होते हैं। और नीचे जाने पर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर इनकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की वैल्यू है वो क्या होती जाती है? घटती जाती है, ये डिक्रीज़ होती जाती है। तो इस तरह से जो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा पूरी पीरियोडिक टेबल का, वो कौन होगा? फ्लोरीन होगा। फ्लोरीन के बाद सबसे ज़्यादा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो ऑक्सीजन की होती है, मैंने पहले ये चीज़ बताई हुई है। तो यहाँ पर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन में बात करें तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और आयोडीन इन चारों में सबसे कम इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा वो है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था। ऑक्सीडेशन स्टेट या ऑक्सीकरण अवस्था, इस शब्द का, इस वर्ड का मतलब क्या होता है कि किसी भी एटम के कितने इलेक्ट्रॉन केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए एक्टिव होते हैं, यानी कि किसी भी परमाणु के जो बाह्यतम कोश के जो इलेक्ट्रॉन हैं उनमें से कितने इलेक्ट्रॉन रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने के लिए तत्पर रहते हैं, उससे ही उसकी ऑक्सीकरण अवस्था यानी कि ऑक्सीडेशन स्टेट कहा जाता है। हो सकता है कि 5 इलेक्ट्रॉन तक वो क्या कर सकता है? केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट, उसके 5 इलेक्ट्रॉन किसी भी एटम के कर सकते हैं। तो ज़रूरी नहीं कि एक बार में 5 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हो सकता है कि 2 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हो सकता है 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट कर रहे हो, और इसी वजह से अलग अलग कंपाउंड्स में, डिफरेंट कंपाउंड्स में जो ऑक्सीडेशन स्टेट होती हैं कुछ एलिमेंट्स की, वो अलग अलग होती हैं। जैसे ऑक्सीजन की हमने -2 पढ़ी हुई है ऑक्सीडेशन स्टेट, हमने -1 ऑक्सीडेशन स्टेट पढ़ी हुई है, हमने -12 भी पढ़ी हुई है। यहाँ ये होती है नॉर्मल ऑक्साइड के केस में, यहाँ पर ये होती है पर ऑक्साइड के केस में, और ये होती है सुपर ऑक्साइड के केस में। तो इस तरह से जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो अलग अलग हो सकती है।
तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं हैलोजन फैमिली के मेंबर्स की। तो हैलोजन फैमिली के मेंबर्स सबसे ज़्यादा जो ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं वो होती है -1। -1 क्यों शो करेंगे? एक इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए। और इसके अलावा फ्लोरीन को छोड़कर बाकी सब जो हैं, क्योंकि इनके आउटर मोस्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं, तो फ्लोरीन को छोड़कर क्लोरीन है, ब्रोमीन है, आयोडीन है, ये सब +1, +3, +5, +7 तक की ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर सकते हैं। क्लोरीन और ब्रोमीन में तो +4 और +6 ऑक्सीडेशन स्टेट भी होती है। क्लोरीन ऐसा क्यों नहीं कर पाता है? क्योंकि इसका साइज़ क्या होता है? छोटा होता है। तो ये है ऑक्सीडेशन स्टेट यानी ऑक्सीकरण अवस्था हैलोजन फैमिली की। फिर इसके बाद आते हैं इनका नॉन मेटेलिक करेक्टर, अधात्विक गुण। तो ये क्या होते हैं? क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने की टेंडेंसी होती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता होती है, इसीलिए ये नॉन मेटेलिक होते हैं यानी कि अधात्विक होते हैं। और इनका जो ये अधात्विक गुण है, ये इनके ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर यानी वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर इनका अधात्विक गुण घटता जाता है, नॉन मेटेलिक करेक्टर घटता जाता है। इवन जो हमारा आयोडीन है उसमें कुछ मेटेलिक करेक्टर आने लगते हैं, मतलब होता नॉन मेटल है लेकिन उसमें कुछ करेक्टर, जैसे कि आयोडीन जो होता है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है, आयनिक ठोस होता है, आयनिक सॉलिड है। और जो हमारे नॉन मेटल्स होते हैं वो ज़्यादातर या तो गैसेज हैं और एक नॉन मेटल हमारा लिक्विड भी है। तो यहाँ पर ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पर, क्योंकि धीरे धीरे नॉन मेटेलिक करेक्टर कम हो रहा है और मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, इस वजह से आयोडीन में कुछ जो करेक्टर हैं, कुछ जो गुण हैं वो मेटल के पाए जाते हैं, धातुओं के गुण पाए जाते हैं। और अदरवाइज़ अगर हम बात करें तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन ये सारे क्या होते हैं? हमारे नॉन मेटल्स होते हैं, धातु होती हैं। कारण क्योंकि इनमें इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की क्षमता पाई जाती है। इसके बाद जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो है स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल एंड ऑक्सीडाइजिंग नेचर। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल को समझने से पहले आपको रिडक्शन पोटेंशियल यानी अपचयन विभव को समझ लेना चाहिए कि क्या होता है। होता क्या है? रिडक्शन का मतलब होता है कि कोई एक एटम A है और एक एटम B है, तो A एटम क्या करता है? B से इलेक्ट्रॉन लेता है। यहाँ पर इसने क्या किया? A ने B से इलेक्ट्रॉन ले लिया। जब A जो है B से इलेक्ट्रॉन ले लेगा तो खुद क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा। इसका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा। और B का क्या होगा? ऑक्सीडेशन, यानी कि B का ऑक्सीकरण हो जाएगा। जिस भी तत्व से या जिस भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन निकल जाता है उसका ऑक्सीकरण हो जाता है और जिसमें इलेक्ट्रॉन जुड़ जाता है उसमें रिडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पर A जब B से इलेक्ट्रॉन लेगा तो उसके बदले यहाँ पर कुछ एनर्जी रिलीज़ करेगा, कुछ ऊर्जा जो है मुक्त करेगा। उसी ऊर्जा को रिडक्शन पोटेंशियल यानी कि अपचयन विभव कहा जाता है। और जब आप ये जो इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान है ये स्टैंडर्ड कंडीशन में करेंगे, यानी कि मानक अवस्थाओं में। मानक अवस्थाओं का मतलब टेम्परेचर जो है वो 27 डिग्री सेल्सियस या 300 केल्विन होना चाहिए। सॉल्यूशन जो होना चाहिए वो 1 मोलर होना चाहिए, यानी कि मोलरता जो है वो 1 मोल होनी चाहिए विलयन की। इस प्रेशर जो है वो 1 atm। ये सब हमारी कुछ स्टैंडर्ड कंडीशंस होती हैं। और जो रॉड, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, जिन इलेक्ट्रोड्स के बीच में आयंस को एक्सचेंज होना है, जो इलेक्ट्रोड्स होते हैं उनके बीच का सेपरेशन जो है वो 1 मीटर होना चाहिए या 1 यूनिट होना चाहिए। तो ये जो हमारी मानक अवस्थाएं हैं, इसकी उपस्थिति में जब हम एक इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे? B से A में जोड़ेंगे तो जो पोटेंशियल एनर्जी अराइज होगी, जो अपचयन विभव उत्पन्न होगा, उसे हम मानक अपचयन विभव कहते हैं। एक बार फिर से मैं आपको बताता हूँ। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब है कि जब कोई परमाणु किसी दूसरे परमाणु या यौगिक में से एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो उसका अपचयन हो जाता है तथा दूसरे पदार्थ का ऑक्सीकरण हो जाता है, यानी कि जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसका रिडक्शन हो जाएगा और जिससे वो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है उसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा। तो उस कंडीशन में इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने पर जो परमाणु है या जो कंपाउंड है आपका, जो इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, फॉर सपोज यहाँ पर ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन ले रहा है, तो उसके बदले में ये इसको क्या देगा? कुछ एनर्जी देगा, यहाँ पर कुछ ऊर्जा प्रदान करेगा। तो ये जो ऊर्जा है, जो एनर्जी है, इसे ही रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा। क्योंकि रिडक्शन हो रहा है, रिडक्शन करने के लिए पोटेंशियल की ज़रूरत है, एनर्जी की ज़रूरत है, तो इसको रिडक्शन पोटेंशियल कहेंगे। या फिर यूँ समझिए, ये दो इलेक्ट्रोड हैं हमारे, ये एनोड है और ये कैथोड है। एनोड का काम होता है, एनोड क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है तो इसका काम होता है इलेक्ट्रॉन लेने का, और कैथोड का काम होता है इलेक्ट्रॉन देने का। तो ये इलेक्ट्रॉन इससे नहीं लेगा, ये इलेक्ट्रॉन लेगा सॉल्यूशन से। तो सॉल्यूशन से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा
तो इलेक्ट्रॉन आपने फिजिक्स में पढ़े होंगे, इलेक्ट्रॉन कब ट्रांसफ़र होते हैं? इलेक्ट्रॉन तब ट्रांसफ़र होते हैं जब दो पॉइंट्स के बीच में क्या होता है? पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होता है। तो यहाँ पर इस एनोड पर जो पोटेंशियल डिफरेंस अराइज होगा, जो विभव उत्पन्न होगा, उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहा जाएगा। और ये क्या करता है? ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करता है सॉल्यूशन में। जब ये इलेक्ट्रॉन देने का काम करेगा तो इसका क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण होगा। तो ये भी कब इलेक्ट्रॉन दे पाएगा? जब इस इलेक्ट्रोड और सॉल्यूशन के बीच में क्या हो? पोटेंशियल डिफरेंस हो, यानी विभवांतर उत्पन्न हो जाए। तो यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कहेंगे, यहाँ पर जो पोटेंशियल होगा उसे रिडक्शन पोटेंशियल कहते हैं। तो हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल की, क्योंकि जो हमारे हैलोजन फैमिली के मेंबर्स होते हैं, इनकी जो क्षमता होती है वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करने की होती है, इलेक्ट्रॉन लेने की होती है। जब ये किसी परमाणु से, किसी तत्व से या किसी भी पदार्थ से, यानी किसी भी सब्सटेंस से इलेक्ट्रॉन लेंगे तो खुद इनका क्या हो जाएगा? रिडक्शन हो जाएगा, इनका खुद का अपचयन हो जाएगा और ये दूसरे को क्या कर देंगे? ऑक्सीडाइज कर देंगे। इसीलिए इनका जो नेचर होता है वो ऑक्सीडाइजिंग नेचर होता है, यानी कि ऑक्सीकारक प्रवृत्ति प्रदर्शित करते हैं। और इनका जो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है वो पॉजिटिव होता है। एंड जैसे जैसे हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं वैसे वैसे इसकी वैल्यू क्या होती जाती है? डिक्रीज होती जाती है। क्यों? क्योंकि साइज़ क्या होता जाता है? बढ़ता जाता है। और बढ़ते साइज़ के साथ साथ इलेक्ट्रॉन लेने की जगह देने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ती जाती है। तो ये था स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल, यानी कि मानक अपचयन विभव। अगर इसके बाद भी आपको ये पॉइंट नहीं समझ में आता है तो आप बेफिक्र होकर के पूछ सकते हैं। तो इसी के साथ हमारी जो फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ हैं, इम्पॉर्टेंट फिज़िकल प्रॉपर्टीज़ थी, वो ख़त्म होती हैं। एंड अब हम स्टार्ट करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़, यानी कि जनरल जो सामान्य रासायनिक गुणधर्म हैं वो अब हम पढ़ेंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टी का ये टॉपिक जो है नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन में आपको सेंड किया जाएगा। ओके क्लास, थैंक यू।